और आखिरी शेयरिंग जिन मित्र ने की कि प्रकृति में सब तरफ देखते हैं पशु पंछी भांति भांति की परेशानियों में हैं, कष्टों में हैं, भोजन भी नहीं मिल पाता, इलाज भी नहीं हो पाता। पूरी प्रकृति इसी भांति से चलती आ रही है, चल रही है, आगे भी चलेगी। अन्य पशु पंछियों में ही कहाँ, सब मनुष्यों को भी कहाँ भोजन नसीब हो पा रहा है। भोजन की तो छोड़ो, शुद्ध पेयजल भी संभव नहीं है सबके लिए, सबके लिए इलाज भी संभव नहीं है। मैं मजाक में कह रहा था ना कि आप बीमार पड़ते हो, आप तो कह रहे थे ना कि डॉक्टर के पास पहुंच जाते, बेचारा डॉक्टर कहाँ जाए, मुझे को कल से सर्दी खांसी हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊं। आपको पता है, एक बात बता दूं, सामान्य लोगों की जितनी औसत उम्र है, डॉक्टर के प्रोफेशन में भी विभिन्न पैथियों वाले, उन सबकी औसत उम्र भी उतनी ही है। कोई फर्क नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं जीते डॉक्टर, वो बेचारा कहां जाए। आपको तो आशा है फिर भी कि चलो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। आपको तो उसने आशा दिला दी, जब उसको खुद को कैंसर होगा उसको भली भांति पता है कुछ नहीं होने वाला। उसको भली भांति पता है, वो शायद साधारण मरीज से भी कम जिएगा कैंसर के साथ। उसकी तो आशा टूट गई, आप तो झूठी आशा में चल गए। कितनी हैरानी की बात है ना, डॉक्टरों की औसत उम्र उतनी ही है जितनी कि अन्य लोगों की है, एक दिन का भी फर्क नहीं है। प्यारे मित्रों, जीवन जिस ढंग से चल रहा है इसको जरा गौर से टटोलना। जीव ही जीव का भोजन है, चाहे हम मांसाहारी हों चाहे हम शाकाहारी हों, हिंसा तो हो ही रही है। चाहे हम पशुओं के प्राण हरें चाहे पेड़ पौधों के प्राण हरें, कहीं ना कहीं जीव नष्ट होगा, उसी से दूसरे को जीवन मिलेगा। प्रकृति की जो व्यवस्था थी उसमें कम से कम कष्ट झेलना पड़ता था। मनुष्यों ने जो व्यवस्था बनाई है इसमें कष्ट बहुत लंबे हो गए। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपके अंदर जो आक्रोश है एक प्रकार का प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट में, वह समाप्त हो जाएगा। समझो हम लोग आदिवासी होते, जंगल में रह रहे होते, लाखों साल हमारे पूर्वज रहे, सिर्फ पैर में मोच आ जाती बस, और ये कष्ट हमको एक दिन से ज्यादा नहीं झेलना पड़ता। 24 घंटे के अंदर हम किसी का भोजन बन गए होते, क्योंकि हम दौड़ नहीं पाते, हम पेड़ पर चढ़ नहीं पाते, अपनी जान बचा नहीं पाते। कोई शेर, कोई चीता, कोई भालू हमारा नाश्ता कर लिया होता, वो भी खुश होते और हम भी खुश। छोटी सी तकलीफ, पैर की मोच, और अब दौड़ना संभव नहीं है, बस ये कष्ट भी एक दिन से ऊपर नहीं रह सकता था। प्रकृति की व्यवस्था को आप निष्पक्ष होकर देखें, बहुत ही सुंदर है। बीमारियां अथवा शारीरिक रूप से अपंग होना, अपाहिज होना कभी भी लंबा नहीं चलता था। एक पंछी जरा बीमार हुआ कि वृद्ध हुआ, कोई बाज झपट के ले जाएगा, बात खत्म। वृद्धावस्था में कोई पंछी मरता ही नहीं, उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन तमाकू और बीड़ी इत्यादि बेच रहा था और जोर जोर से नारे लगा रहा था कि तमाकू के बड़े सद्गुण हैं, वृद्धावस्था के कोई कष्ट नहीं होंगे, दांत नहीं झड़ेंगे, कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, लकवा नहीं लगेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक की कोई चांस नहीं। लोग खरीद रहे थे। आखिर एक आदमी ने पूछा कि भाई आज तक तो हमने दुर्गुण ही सुने थे और आप कह रहे वृद्धावस्था की कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी लकड़ी लेक के टेक टेक के नहीं चलना पड़ेगा, आंखें खराब नहीं होंगी, कान बहरे नहीं होंगे। पहली बार सुन रहे हैं, ये कोई नई रिसर्च हुई है? नसरुद्दीन का बिल्कुल नई रिसर्च है। ये तंबाकू और बीड़ी का उपयोग करते हुए आप वृद्धावस्था तक पहुंच ही नहीं पाओगे।
भरी जवानी में ही समाप्त हो जाओगे, बुढ़ापे के कोई कष्ट नहीं होंगे। प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें बुढ़ापे के कोई कष्ट नहीं होते थे। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था आज से 50 साल पहले, तब भारत की औसत उम्र 27 साल थी, 27 ईयर्स। और आप भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कितने झूठे होते हैं। ये काफी बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा, एक्चुअली में और भी कम रही होगी। और आज से 150 साल पहले, जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, चिकित्सा विज्ञान नहीं फैला था, तब की औसत उम्र तो 15-16 साल थी बस, औसत। यदा कदा कोई 60-70 जी जाता था, पर आपको पता होने चाहिए 80% बच्चे जो जन्मे थे 14 साल के पहले ही मर जाते थे। 1975 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जितने बच्चे पैदा होते थे उसके 50%, आधे 14 साल की उम्र के पहले समाप्त हो जाते थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1975 की बता रहा हूं। हमको लगता है प्रकृति कैसी दुष्टतापूर्ण है, नहीं, दुष्टतापूर्ण नहीं है। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो पहले ही समाप्त हो जाए, यही अच्छा। उनको क्यों परेशान करना, वो जिंदगी भर तकलीफ भुगतते रहेंगे। तिब्बत में तो एक परीक्षा होती थी, कौन जिंदा रह सकता है, कौन जिंदा रहने के योग्य नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको बर्फ के पानी में डुबो देते थे, एक डुबकी लगाई, निकाला बाहर। अगर अब जिंदा बच गया तो ठीक है, तिब्बत में ये जी सकेगा, और इसमें मर गया तो छुट्टी, नमस्कार। तिब्बत में जीना है तो माइनस टेम्परेचर को झेलने की शक्ति चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी तिब्बत में जी सकते हो कि नहीं, पहली परीक्षा बर्फ के पानी में डुबाया जाएगा। बच्चा अगर बच गया तो स्वागत है, जी सकता है, और चला गया तो राम राम। जीने योग्य नहीं था, नहीं तो जिंदगी भर बेचारा कष्ट पाता रहता, ये तकलीफ वो तकलीफ, हमेशा इलाज कराते रहो। उसके शरीर में इतना रेजिस्टेंस नहीं था कि इस तापमान को झेल सके। तो विदा होना ठीक। हमको लगेगा कितने क्रूर माँ बाप रहे होंगे, नहीं, क्रूर नहीं थे। थोड़ा दूसरे ढंग से सोचो। प्रकृति ने जो इंतजाम किया है, एक की जगह 10 पैदा करती है ताकि उसमें से छटनी हो जाए। जो बच सकते हैं जो बचें, जो नहीं बच सकते किसी भी कारण से वो विदा हों। इस प्रकार हर नई जनरेशन, क्योंकि अब जो बच गए वो मजबूत हैं, ताकतवर हैं, प्रतिभाशाली हैं, वही बच पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब ये जो फिटेस्ट हैं इनको मौका मिलेगा संतति उत्पादन का, बाकी के पहले ही विदा हो गए। इस प्रकार हर नई जनरेशन ज्यादा विकसित, ज्यादा इवॉल्व होगी। प्रकृति में जो इवोल्यूशन चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हो रहा है, वो इसी आधार पर हो रहा है। एक की जगह 10 पैदा होंगे, इसमें से जो बच पाएंगे केवल वही परिपक्व उम्र तक पहुंचेंगे, वही संतान उत्पन्न कर पाएंगे। निश्चित रूप से उनकी संतान पिछली पीढ़ी से बेहतर होगी। सिलेक्शन ऑफ डीएनए एंड जीन्स हो रहा है। इस प्रकार हर पीढ़ी और विकसित और विकसित और विकसित होती जाएगी। एक ओवरऑल विहंगम दृष्टि से आप देखेंगे, फिर आप दुखी नहीं होंगे। ठीक है, आपके भीतर दया है, करुणा है, आप मदद करिए जो आपसे बन सके, लेकिन इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भाव उत्पन्न होता है अवश्य करिए, लेकिन दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति में जो नियम चल रहा है वह बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है।
और हम मनुष्यों ने जहां जहां उसमें इंटरफियर किया, आप देखेंगे हर जगह हमने मुसीबत खड़ी कर ली। चिकित्सा विज्ञान के विकास के द्वारा हमने आदमी की उम्र लंबी कर ली, अब नई मुसीबत खड़ी हो गई। पॉपुलेशन पिछले 100 साल में 6-7 गुनी हो गई। अब लाओ इतने लोगों के लिए मकान, कहां से लाओगे रोजगार इनके लिए? जापान की विकराल समस्या, बूढ़ों की गिनती बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, और उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा, एक वृद्ध आदमी आईसीयू में भर्ती है, हर 2 दिन बाद डायलिसिस हो रही है, आर्टिफिशियल पेसमेकर से उसका हृदय धड़क रहा है, नकली ऑक्सीजन लगी हुई है, कैथेटर लगे हुए हैं, स्टाफ उसके पीछे अस्पताल का काम कर रहा है। कम से कम 1 लाख रुपया पर डे का खर्च है एक दिन जिंदा उसको रखना। और सवाल यह है कि कब तक इसको जिंदा रखें? और मेडिकल साइंस इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अभी सालों साल ऐसे बीत जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन उठ के खड़ा हो जाएगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी मौत वहीं होनी है, लेकिन लंबा समय लग जाएगा, कई साल लग सकते हैं। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के हजारों लोग हैं। बच्चों की संख्या घटती जा रही है। जापान के कितने स्कूल बंद हो गए, स्टूडेंट्स ही नहीं है। और युवा लोगों के ऊपर इतना भार पड़ गया, वो जितना कमाते हैं उसका आधे से ज्यादा टैक्स में देना पड़ता है, क्योंकि उसी के द्वारा सरकार उन बूढ़े लोगों की फिक्र कर पाएगी। उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनका मेडिकल इंश्योरेंस, उनका खर्चा आएगा कहां से? और युवा पीढ़ी की संख्या क्रमशः कम से कम होती जा रही, क्योंकि नए बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। हमने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। शॉर्ट टर्म में देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, मेडिकल साइंस का एडवांस हो गया। लॉन्ग टर्म में देखो तो हमें लगेगा कि हमने क्या कर लिया ये। और उस बूढ़े आदमी को याद रखना कोई सुख नहीं है बेचारे को। 100 साल से उसके ऊपर उम्र हो चुकी, उसका ब्रेन डिटोरिएशन हो चुका है, MRI करो ब्रेन की एट्रोफी हो चुकी है, मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, उसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं है, उसकी मेमोरी खत्म हो चुकी, वो किसी को पहचानता नहीं है, सालों से वो बंद है, उसके लिए अस्पताल एक कारागृह जैसी हो गई है। और इसी हालत में उसे अंतिम क्षण तक जीना है जब तक वो जिंदा है, और ये डॉक्टर साले उसको मरने ना देंगे। बहुत नाराज है वो उन पे। हमने किसका भला किया? नहीं, आपके मन में जो आक्रोश है प्रकृति के नियम के खिलाफ, याद रखिए आपके भीतर की बात है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं समझदारी के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दया नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, जरूर आएगी, आपसे जो बन सकता है करें, लेकिन उसमें आप नाराज ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है।